हेलो स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ग्रुप नंबर 16 में सल्फ्यूरिक एसिड की बात की थी। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली ग्रुप नंबर 17 यानी कि हेलोजन की बात करेंगे और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, है ना। एक आसान सा लेक्चर होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी, हो सकता है कुछ एक चीजें आपको यहाँ से नहीं देखने को मिले, ठीक है। तो इनटू 2 की स्पीड से देखें शुरू में तो लेक्चर, और जहां समझ में ना आए पॉज करके वापस आए और वापस स्पीड को 1 पर कर दें। चलिए तो बात करते हैं हेलोजन्स की। तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? हेलोजन्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो सबसे पहले हेलोजन के अकरेंस की बात की है कि वो नेचर में कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हेलोजन्स बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलते। ये कंपाउंड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, ये और की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे एक बार कि कौन सा एलिमेंट कौन से और में से आपको मिलता है, ठीक है। खैर, हमें बात करनी है कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलोजन। तो आप सबको पता है 4 एलिमेंट मेनली हम हेलोजन्स में लेते हैं, 5 होते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटीमनी। अगर मैं कहूं इन सबका कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो वो होता है NH2NP5। किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पे फ्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 क्लोरीन का 3s2 ब्रोमीन का 4s2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5। सेकंड हम बात कर सकते हैं अबाउट देयर एटॉमिक साइज। तो देखो, आप लोगों को पता है कि जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। 17 ग्रुप सबसे ज्यादा लेफ्ट में आता है। अगर आप हेलोजन नोबेल गैसेस को छोड़ दो तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, वो किस पर लगता है? हेलोजन्स पर। तो हर हेलोजन, आप चाहे फ्लोरीन को देख लें, आप क्लोरीन को देख लें, आप ब्रोमीन को देख लें, आप आयोडीन को देख लें, हर हेलोजन अपने ग्रुप में स्मॉलेस्ट होता है ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, है ना। क्या कहा मैंने? हेलोजन्स आर स्मॉलेस्ट एलिमेंट in their respective period, in their respective period। और इसका रीजन सर, इनका बहुत ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अपने पीरियड में सबसे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन चारों को कंपेयर करने की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जब आप डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो आपको पता है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन से क्लोरीन पर जाते हुए एक शेल बढ़ेगा, क्लोरीन से ब्रोमीन पर जाते हुए एक शेल बढ़ेगा, ब्रोमीन से आयोडीन पर जाते हुए एक शेल बढ़ेगा। तो इन चारों को अगर कंपेयर करें तो इन चारों में सबसे छोटा होगा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। तो इस तरह का यहाँ पे ऑर्डर आता है: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये इनके साइज की बात है, एटॉमिक साइज की। अच्छा, सेम कहानी इनके आयनिक रेडियस के लिए भी हम कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इनकी आयनिक रेडियस का क्या ऑर्डर होगा, तो सेम होता है जो इनके एटॉमिक साइज का होता है। सबसे छोटा होता है F-, उससे छोटा होता है Cl-, उससे छोटा होगा Br-, और सबसे छोटा सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, बोल दिया एक्चुअली। सबसे छोटा होगा F-, उससे बड़ा होगा Cl-, उससे बड़ा Br-, और यहाँ सबसे बड़ा होता है कौन? I-, अगर साइज की बात करें तो। अगेन रीजन कि नंबर ऑफ शेल सब में एक एक ज्यादा है। यहाँ 2 शेल है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो डेफिनेटली साइज इनका इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आप बात कर सकते हो अबाउट देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस पर डिपेंड करती है, तो सबसे पहले जो दिमाग में क्लिक करता है ना हमारे पास, वो करता है एटॉमिक साइज। हम लोगों को पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एटॉमिक साइज के। अरे जितना बड़ा कोई एटम होगा उतना ही मुश्किल, उतना ही आसान उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। या आप ऐसे कह दें, जितना बड़ा कोई एटम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान, या जितना छोटा कोई एटम
उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल। तो अभी हमने देखा था कि हेलोजन्स अपने पीरियड में बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उन सबसे छोटे होते हैं, तो डेफिनेटली इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली मुश्किल होता है, तो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन से ग्रुप की है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो वो किस ग्रुप की है? 17th ग्रुप की, हेलोजन्स की। और ये इन्हें स्पेशल भी बनाता है ना, ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी इनका हाई होने का फैक्टर है ये इन्हें स्पेशल भी बनाता है, आप देखेंगे वो आगे, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो वेरी हाई, ठीक है। लेकिन अगेन अगर हम चारों को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सबसे छोटा है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, ठीक है। क्लियर होती है मेरी बात? तो यहाँ पर आपको ज्यादा एक्सेप्शन देखने को अभी नहीं मिलेंगे। चलो फर्दर हम बात करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं अबाउट देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो आप ये भी जानते होंगे कि हेलोजन्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, अगेन अपने पीरियड में, समझते हैं आप इस बात को। नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कौन सी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। कोई जितना छोटा एटम है ना वो उतना ज्यादा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्या कह रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जो जितना छोटा एटम उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ज्यादा। तो यहां आप देख सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हमने अभी बोला था कि अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में हेलोजन सबसे छोटे होते हैं। मतलब फ्लोरीन के पीरियड का कोई भी एलिमेंट उठा लें आप, ऑक्सीजन उठा लें, नाइट्रोजन उठा लें, उससे पहले के एलिमेंट उठा लें, या आप नोबेल गैसेस को भी उठा लें। नोबेल गैसेस बड़ी हो जाती है एक्सेप्शनली, आप किसी को भी उठा लें अपने पीरियड में सबसे बड़े होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, सॉरी सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होगी। और पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन भी इसी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन एंड फर्दर कौन सी? आयोडीन। तो ये बातें भी आप जानते हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहूंगा वो है इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। अब सुनो क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी है, एक एनर्जी का टर्म है कि जब आप किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देते हो, उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है ना, कुछ एनर्जी रिलीज करता है। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या इसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कह सकते हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? मान लीजिए कोई एलिमेंट है X, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कराया, इसने क्या बनाया? X माइनस। तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये एनर्जी रिलीज हो रही है तो इस एनर्जी को कैसी लेंगे हम? नेगेटिव। भाई अगर मैं बात करूं इसको इस तरह लिखते हैं डेल्टा EA, अगर मैं, या फिर इसका सिंबल जो होता है ना वो ये होता है डेल्टा HEA, है ना। अगर मैं बात करूं इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में तो रिलीज हो रही है तो आप कैसी लेंगे इसको? नेगेटिव। कैसी लेंगे इसको? नेगेटिव। तो जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईली नेगेटिव होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जोड़ना पसंद करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जोड़कर X माइनस बनाना पसंद करते हैं, इस वजह से एनर्जी रिलीज करते हैं। और इनका डेल्टा HEA कैसा होता है? हाईली नेगेटिव होता है, हाईली नेगेटिव। अब अगेन वही कि जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन जोड़ लेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी, सही बात है, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जोड़ लेगा। तो आपको क्या लगता है फ्लोरीन और क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन क्या ऑर्डर आना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? सर यही ऑर्डर आना चाहिए, सबसे ज्यादा मजा तो फ्लोरीन को आएगा इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, यही तो ऑर्डर होना चाहिए। बट अगर आप ये लिख के आए तो गेम हो जाएगा आपका, गलत हो गया। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करूं तो वो होती है क्लोरीन की, और इस ग्रुप में भी क्लोरीन की, उसके बाद आता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, और उसके बाद कौन आएगा? आयोडीन। और रीजन वही है,
जो हमने ग्रुप नंबर 16 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपैरिजन करते टाइम पढ़ा था, क्या कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। मैंने आपको डिफरेंस बताया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है कि मान लीजिए आपके पास दो एटम हैं ए और बी, ठीक है, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट बीच में नहीं रह सकते, या तो कुछ ए की तरफ रहेंगे या कुछ बी की तरफ रहेंगे। अगर मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, किसकी, ए की, तो ये ए की तरफ चले जाएंगे। अगर बी की ज्यादा है तो ये बी की तरफ चले जाएंगे। ये डिसाइड करने के लिए कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, इस टेंडेंसी को डिसाइड करने के लिए हम कौन सा टर्म पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी। मतलब अगर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं तो कौन उसको कितना अट्रैक्ट कर रहा हो, दो इलेक्ट्रॉन्स को या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज्यादा है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को तो फ्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा क्लोरीन से, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन आपको इसमें ऐड कराना है तो वो काम कौन ज्यादा बेटर कर सकता है, क्लोरीन एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि यहां तो देना है ना कंप्लीटली। रीजन क्या, रीजन फ्लोरीन का स्मॉल साइज। रीजन क्या है इसका स्मॉल साइज। अरे फ्लोरीन छोटा सा होता है, दो ही तो शेल होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो पहले से ही देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह बना के देखते हैं। ये इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 7, 3 4 5 6 7, आपको एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कराना है। छोटा सा फ्लोरीन है, पहले ही उस छोटे से शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बेहतरीन रिपल्शन लगेगा इन इलेक्ट्रॉन से, तो इस रिपल्शन को खत्म करने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता जितनी इसको करनी चाहिए, या ऐसा कह दो कि इस इलेक्ट्रॉन का जुड़ना उतना आसान नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन का जुड़ना इस फ्लोरीन के अंदर उतना आसान नहीं है जितना इसके अंदर है क्लोरीन के अंदर, क्योंकि क्लोरीन का साइज रिलेटिवली बड़ा है, तो क्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ही ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन आपको कंप्लीटली नहीं लेना, वहां पे आपको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है। क्लियर हो रही है बात यहां तक? तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आपको पता है ये सारी नॉन मेटेलिक होती है, हैलोजेंस है ना। हम बात करें पॉइंट नंबर 6, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। तो बताओ तो जरा कैसी होती है ये नेचर में, मेटेलिक की नॉन मेटेलिक? ऑब्वियसली नॉन मेटेलिक होती है, बट जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो है ना। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक तो होगा फ्लोरीन, उसके बाद आ जाओ क्लोरीन पर, उसके बाद आ जाओ ब्रोमीन पर, और उसके बाद आ जाओ आयोडीन। आयोडीन होती तो नॉन मेटल है, बट आपको पता है ये कुछ मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाती है। जैसे आपने I2 के बारे में सुना होगा, I2 लस्ट्रस होती है, शाइन करती है I2। क्लियर हो गई बात मेरी? तो जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना। और आयोडीन I+ और I3+ आयंस भी फॉर्म कर सकती है, जो कि एक मेटेलिक नेचर को रिप्रेजेंट करती है आयोडीन के। तो आयोडीन थोड़ा बहुत मेटेलिक नेचर रखती है। क्लियर है बात मेरी? ठीक है। तो एक बात हमने की मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्दर देख लें आप, फर्दर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो डाउन द ग्रुप जाओगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगेन वही बात, डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक मास बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा तो वान डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे, वान डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेंगे। पता है ना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो एटॉमिक मास बढ़ता है, मोलर मास बढ़ता है। क्लियर है? जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि वान डेर वाल अट्रैक्शन बढ़ता है। तो हम यहां लिख सकते हैं इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो किसके ज्यादा होते हैं? आयोडीन के, इन चारों के। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब इसको सुन लीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो हैलोजन बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बहुत सारी।
अभी दिखाते हैं। अच्छा, हेलोजन का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या? हेलोजन का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या सर? NS2 और NP5, NS2 एंड NP5। चलो बनाते हैं एक बार। ये इसका मान लीजिए NS ऑर्बिटल है, ये इसका NP ऑर्बिटल, ठीक है। 1 2 3 4 5। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अबाउट फ्लोरीन, तो 2s2 2p5। क्या इसके पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल है? नहीं। तो क्या ये अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है? नहीं। यानी कि कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? एक। क्लियर हो रही है बात मेरी? और जब ये एक बॉन्ड फॉर्म करेगा तो आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या शो करेगा? -1। तो फ्लोरीन के जो भी कंपाउंड है वो केवल एक ही तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -1। कर ही नहीं सकते ना भाई, ये इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, यही करेगा। और जब ये किसी एलिमेंट के साथ जुड़ेगा तो डेफिनेटली या ओवरलैप करेगा या बॉन्ड बनाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली वो एलिमेंट इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन ही होता है ना पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? -1। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, लेकिन वो कब? जब ये फ्लोरीन के साथ ही जुड़े, जब ये अपने जैसे एलिमेंट के साथ जुड़ेगा तभी जीरो शो करेगा, अदरवाइज -1। इसके अलावा इसका कोई और कंपाउंड किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं मिलेगा। सेकंड हम बात करें क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, तीनों की कलेक्टिवली बात कर लेते हैं। तो हमने कहा ये है उसका NS, ये है उसका NP, तीनों में से किसी की भी बात कर ले। और कमाल की बात ये है उनके पास ND भी होगा, एक्चुअली N-1 D भी होगा। वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है भाई इनके पास, होता है कि नहीं होता? चलो बनाते हैं। इसके पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब डेफिनेटली एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी ग्राउंड स्टेट में कौन सा स्टेट है? इसका ग्राउंड स्टेट। अगर ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग करेगा तो या तो ये -1 शो करेगा, या मान लीजिए ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े, मान लीजिए अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा क्लोरीन, है ना, या ब्रोमीन जुड़ा ऑक्सीजन के साथ, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कितना मानते हैं? -1, है ना। हाइड्रोजन का कितना मानते हैं? +1। आता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब चार्ज नहीं होता, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि एक बॉन्डेड, एक कोवैलेंट बॉन्ड है, उनके बीच में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस है, ऐसे 2 एलिमेंट हैं। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर हम फॉर्मल चार्ज लगाते हैं -1, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर फॉर्मल चार्ज लगाते हैं +1, और इसी फॉर्मल चार्ज को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये -1 शो कर सकता है कब? जब अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े। लेकिन वही अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं ClO, या हम बात कर लेते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की, BRO, यहां भी ये किसी के साथ जुड़ा होगा। तो यहां देखें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, तो ये बॉन्ड बना, इसका एक इलेक्ट्रॉन काम आया, ऑक्सीजन का एक काम आया, बट इसको कितना मिलेगा? यहां से +1, इसको कितना? -1। तो ये +1 भी शो कर सकता है अपनी ग्राउंड स्टेट में। चलो फर्दर बात करते हैं, ये तो ग्राउंड स्टेट की बात है। अगर मान लो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां चला जाए तो क्या सिचुएशन आएगी? इसको हम बोलते हैं इसकी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको हम? फर्स्ट एक्साइटेशन ऑक्सीडेशन स्टेट। इस केस में क्या होगा? देखो, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद ये P, और उसके बाद फाइनली ये कौन सा आपके पास? D। तो अब यहां कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1 2 3 4, है ना, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया यहाँ पे, तो एक इधर चला गया। इस केस में अब ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 3। तो बताइए जरा कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है इसका? +3। ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट केवल और केवल अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही शो करते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं ना इनके +3 के कंपाउंड्स, तो इनके +3 के कंपाउंड्स आपको या तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स मिलेंगे, जिनकी बात हमें आगे करनी है, या ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे मेनली, ठीक है। अच्छा, अगर एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए तो उस केस में ये 1 2 3 4 5 जरा बना के दिखाते हैं भाई। वेकेंट डी ऑर्बिटल है, पॉसिबल है ये भी। जरा देखो तो, ये इलेक्ट्रॉन तो छेड़े ही नहीं हमने, इसके पास P में कितने रह गए? 3,
और 2 चले गए यहाँ, तो उस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +5। और अगर ये इलेक्ट्रॉन भी चला जाए तो ये कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है +7। तो हेलोजन्स भी बहुत तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये शो कर सकते हैं +1 जो कि रेयर है, आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ये शो कर सकते हैं -1 जो कि सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के भी कंपाउंड बना सकते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन केवल कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा -1, उसके अलावा ये कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। अगेन मैं कह रहा हूं अगर फ्लोरीन के साथ ही जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 0। ठीक है, तो इसमें समझने की चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा बाकी की चीजें आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो एक बार इसको एनसीईआरटी से रिवाइज कीजिएगा, बाकी की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।